नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है इसकी स्थापना होती है। और दो सगे भाई थे, एक हरियर दूसरा बुक्का। इन्होंने जो है अपने गुरु विद्यारण्य के प्रभाव में आकर या प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आइए हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, भारत का दक्षिण भारत वाला एक पार्ट है, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ है एक नदी, यहाँ से बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी। इस तुंगभद्रा नदी इस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, ठीक है। इस तुंगभद्रा नदी के ऊपर के हिस्से को कहते हैं हम लोग बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य। और इस तुंगभद्रा नदी के नीचे के हिस्से को कहते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। अब देखिए, ये जो ये तो समझ में आ गया कि बहमनी साम्राज्य मतलब तुंगभद्रा नदी के ऊपरी हिस्से को कहलाता है बहमनी साम्राज्य, और तुंगभद्रा के नीचे के हिस्से को कहते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य। अब देखिए, यहीं पर तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है, कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ठीक है। तो देखिए, तुंगभद्रा नदी और इसकी एक सहायक नदी है कृष्णा नदी, इन दो नदियों के बीच में स्थित था रायचूर दोआब। कौन सा दोआब? रायचूर दोआब। चूर दो आब। ठीक है। तो देखिए, ये जो रायचूर दोआब है, ये जो तुंगभद्रा नदी हो गया और इसकी सहायक नदी कृष्णा है, इन दो नदियों के बीच की भूमि जो है ये रायचूर दोआब कहलाता है। ठीक है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो समझ में आ गया। तो देखिए, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य जो है संघर्ष होता था, लगातार संघर्ष होता था। याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य जो है पूर्ण रूप से मुस्लिम साम्राज्य है और विजयनगर जो साम्राज्य है पूर्ण रूप से हिंदू साम्राज्य है। तो इन दोनों के बीच में जो है लगातार संघर्ष होता है, और इन दोनों के बीच जो संघर्ष का मूल कारण था वो था रायचूर दोआब। ठीक है। क्यों? काफी उपजाऊ भूमि है, इसके अंदर एक मुगदल किला हुआ करता था, उस किले को लेकर के जो है इन दोनों राज्य जो है आपस में संघर्ष किया करते थे लगातार। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तुंगभद्रा नदी है, इसके ऊपरी हिस्से को कहते हैं हम लोग बहमनी साम्राज्य, और तुंगभद्रा के नीचे का हिस्सा कहलाता है बहमनी साम्राज्य, माफ कीजिए विजयनगर साम्राज्य। और तुंगभद्रा नदी की ही एक सहायक नदी है कृष्णा। ठीक है। और कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य है एक रायचूर दोआब। ठीक है। दो नदियों के बीच के भूमि को कहते हैं दोआब, और इसी के मध्य था एक रायचूर दोआब। ठीक है। इन रायचूर दोआब को लेकर के जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य जो है लगातार संघर्ष होता था। यानी कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य जो संघर्ष का कारण था, यह कारण है रायचूर दोआब। ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग, हाँ, तो उसके बाद थोड़ा सा और जान लीजिए। यहाँ ये जो तुंगभद्रा नदी है, इस तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, दो सगे भाई हरियर और बुक्का के द्वारा। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए, बहमनी साम्राज्य में है कि दक्षिण भारत में मुस्लिमों का जो है प्रवेश जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है प्रारंभ हो चुका था। ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है पूर्ण रूप से जो है इस साम्राज्य पर जो है अपना शासन स्थापित नहीं करता है, बल्कि कुछ धन लेकर के वो वापस लौट जाता है। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि दक्षिण भारत का एक जगह है कामपिली, उस कामपिली पर जो है आक्रमण करता है,
और दो भाई हरियर और बुक्का को जो है बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है और इस्लाम धर्म कबूल करवा देता है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि वापस जो इस काम्पली पर जो है विद्रोह होने लगता है, संघर्ष होने लगता है, आंतरिक विद्रोह होने लगता है, जिसको दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है दो भाई हरियर और बुक्का को पुनः जो है दक्षिण भारत यानी कि काम्पली भेजता है। और ये दोनों भाई जो है इस काम्पली में यानी कि दक्षिण भारत आते हैं और वहां पर उसकी मुलाकात जो है एक गुरु है यानी कि जिसका नाम है विद्यारण्य, उन्हीं के संपर्क में आ जाता है हरियर और बुक्का। और ये विद्यारण्य है पुनः उन्हें जो है हिंदू धर्म में परिवर्तित करता है और विद्यारण्य के ही प्रभाव से जो है हरियर और बुक्का ने एक नए राज्य का निर्माण करता है जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर की जो साम्राज्य है उसकी स्थापना कब होती है? तो 1336 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो हरियर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, हरियर बुक्का ने अपने गुरु की प्रेरणा से जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और हरियर बुक्का ने अपने गुरु के नाम पर, विद्यारण्य के नाम पर ही इस साम्राज्य का नाम विजयनगर साम्राज्य रखा। ठीक है, विद्यारण्य के ही नाम पर विजयनगर साम्राज्य रखते हैं। 1336 में इसकी स्थापना करते हैं और अपनी राजधानी बनाता है किसको? हम्पी यानी हस्तिनावती को। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की जो हम्पी से भी अगर पहले राजधानी पूछे तो अनेगोंडी। ठीक है, उसके बाद विजयनगर भी अपने आप में एक राजधानी हुआ करता था। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में कुल मिला के 4 वंशों ने शासन किया। ठीक है, 4 वंशों ने शासन किया, जैसे संगम वंश हो गया। ठीक है, संगम हो गया। उसके बाद आता है सुलुभ वंश आ गया, तुलुभ हो गया, आयुर्वेदु वंश हो गया। तो संगम वंश, तो संगम वंश जो है संगम कौन है? तो हरियर और बुक्का के पिता का नाम है संगम, याद रखिएगा। और अपने पिता के नाम पर ही उन्होंने इस वंश की स्थापना, संगम वंश जो है स्थापना करते हैं संगम वंश के नाम पे। तो संगम कौन है? हरियर और बुक्का के पिता है और अपने पिता के नाम पर ही इस वंश की स्थापना करता है संगम वंश। ठीक है, तो संगम वंश का जो संस्थापक प्रथम शासक कौन है? तो हरियर प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, हरियर प्रथम। उसके बाद आता है बुक्का। ठीक है, उसका हरियर का प्रथम का जो उत्तराधिकारी बनता है बुक्का। और बुक्का का याद रखिएगा, बुक्का जो है, बुक्का को एक उपाधि दी गई थी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, तो बुक्का का जो उपाधि है वो क्या है? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, तो संगम वंश का प्रथम शासक याद रहेगा हरियर प्रथम। उसके बाद हरियर प्रथम का उत्तराधिकारी बुक्का। इस बुक्का को जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाता है। ठीक है, इसने मतलब उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कई बार देखा जाता है कि बुक्का जो है मोहम्मद शाह का संघर्ष होता है इस रायचूर द्वीप को लेकर के। ठीक है, और यहीं पर मोहम्मद शाह के द्वारा जो है पहली बार बारूद का प्रयोग किया जाता है। वो आगे हम लोग बहमनी साम्राज्य में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन आता है? बुक्का का पुत्र है कौन? हरियर दित्य। याद रखिए बुक्का का पुत्र है। ये संगम वंश का ही चल रहा है। तो संगम वंश पहला हो गया हरियर प्रथम। हरियर प्रथम का उत्तराधिकारी है बुक्का। बुक्का ने एक उपाधि धारण की थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद आता है बुक्का का ही पुत्र है हरियर दित्य। ठीक है, इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी एवं राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, किसने राज परमेश्वर की उपाधि धारण की? तो हरियर दित्य। और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो हरियर दित्य, बुक्का का पुत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद आता है देवराय प्रथम। संगम वंश का जो शासक है हरियर द्वितीय के बाद कौन आता है? देवराय प्रथम।
ठीक है। देवराय प्रथम याद रखिएगा, देवराय प्रथम के समय में कुछ जैसे निकोलो कांटी बोल करके एक विदेशी यात्री भारत आया था, याद रखिएगा, ठीक है, निकोलो कांटी, ठीक है। उसके बाद देखिए देवराय द्वितीय, उसके बाद कौन आएगा, देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय जो है, मेन मेन टॉपिक को पढ़ना, ज्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, जो मेन मेन है। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं कराऊंगा, तो इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम के बाद आएगा देवराय द्वितीय, ठीक है। देवराय द्वितीय के समय में जो है, या निकोलो कांटी दिया हुआ, ये गलत होगा। निकोलो कांटी किसके समय में आया था, देवराय प्रथम के समय में। देवराय द्वितीय के समय में कौन आता है, तो अब्दुल रजाक आता है। और अब्दुल रजाक जो है, अब्दुल रजाक ने जो है विजयनगर साम्राज्य की काफी प्रशंसा की थी, ठीक है। उसके बाद देवराय द्वितीय के बाद विजयादित्य आता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद विरूपाक्ष हो गया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मेन पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए सुलुभ वंश, ठीक है। तो सुलुभ वंश जिसका संस्थापक कौन है, नरसिंह सुलुभ, ठीक है, याद रखिएगा। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम, और सुलुभ वंश का संस्थापक नरसिंह सुलुभ, ठीक है, इसके संस्थापक है। उसके बाद देखिए तुलुप वंश के बारे में देखेंगे। तुलुप वंश के संस्थापक कौन है, तो वीर नरसिंह, ठीक है। तुलुप वंश का संस्थापक वीर नरसिंह है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन बनता है, तो कृष्ण देव राय, ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण देव राय, ठीक है। तुलुप वंश में ही कौन है, कृष्ण देव राय, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक था संगम वंश में देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। तो आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में कि देवराय प्रथम किस वंश के संस्थापक थे, तो संगम वंश। देवराय द्वितीय किस वंश के संस्थापक थे, तो संगम वंश। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कृष्ण देव राय किस वंश के संस्थापक थे, तो तुलुप वंश, याद रखिएगा। और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, ठीक है। और सुलु वंश के शासक कौन है, नरसिंह सालुब, ठीक है। सुलु वंश के संस्थापक नरसिंह सुलुब, और तुलु वंश के वीर नरसिंह, ठीक है। तो तुलु वंश का संस्थापक में एक संस्थापक जो इंपॉर्टेंट कौन है, कृष्ण देव राय, ठीक है। और इसका कार्यकाल याद रखिएगा 509 से 530 ईस्वी तक। उसके बाद देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि सबसे ज्यादा कि कृष्ण देव राय जो है, इन्होंने जो है अमुक्त मालदा नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। अमुक्त मालदा नामक जो है पुस्तक इन्होंने लिखे थे, ठीक है। और इसके जो शासन काल में जो है देखा जाए तो तेलुगु के 8 दिग्गज रहा करते थे, ठीक है, ठीक है। और इन्हीं को जो है देखा जाए तो तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग किसके समय को कहा जाता है, तो कृष्ण देव राय के समय को कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो तेलुगु में एक ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ का नाम है अमुक्त मालिदा, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने तेलुगु के पुस्तक के साथ साथ 2 संस्कृत के भी पुस्तक लिखे थे, ठीक है। तो प्रसिद्ध पुस्तक है अमुक्त मालदा, और इसके अतिरिक्त 2 संस्कृत के पुस्तक भी लिखे थे। और कृष्ण देव राय जो है, यहाँ पे याद रखिएगा, कृष्ण देव राय को जो है तेलुगु साहित्य का जो है क्लासिकल युग भी कहा जाता है, इसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान रहा करते थे, ठीक है, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ठीक है। तो देवराय कृष्ण देवराय के बारे में हम लोग जो है डिटेल में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कृष्ण देव राय ने तेलुगु में पुस्तक लिखा अमुक्त मालिदा, ठीक है, इसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान रहा करते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है। इसी के समय को जो है क्लासिकल तेलुगु साहित्य क्लासिकल युग जो है कृष्ण देव राय के शासन काल को कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग कल जो है डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है, पूरा जो है विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके तेलुगु भाषा के 8 महान दिग्गज रहा करते थे, जिसे आंध्र भोज कहा जाता है। तो आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्ण देवराय को। इसी के समय को, जो कृष्ण देवराय के समय को क्लासिकल युग कहा जाता है तेलुगु साहित्य का, ठीक है। इन्होंने जो है तेलुगु में अमुक्त मालेदा लिखा। इसके अतिरिक्त 2 संस्कृत के काव्य ग्रंथ की रचना की, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।